जैसे अच्छी खुराक एक सेहतमंद बदन के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही एक सेहतमंद ख़ानदान को चलाने के लिए अच्छी कमाई का होना भी बहुत लाजिम है। ज़िंदगी गुजारने के लिए हम सबको पैसों की ज़रूरत होती है और जाहिर है हमें अपने रोज़मर्रा मामलात को भी तो चलाना है। लेकिन वो क्या तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपनी रोज़मर्रा के मामलात को चलाते के साथ बचत भी कर सकते हैं? ये सब जानने के लिए मैं ज़ीशान रियाज़ आपको अपने शो खर्च और इखराजात में खुशामदीद कहता हूँ। उस्ताद यार सवाद आ गया। कितने पैसे हो गए? 2100। 2100 रुपये? मेरे पास 2000 है। ठीक है चल जाएंगे? बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया आपका। पैसों की कमी से हम तरह तरह की परेशानियों में घिर जाते हैं और फिर उम्मीद छोड़ देते हैं या गलत फैसले कर लेते हैं। इस शो में हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे हम अपने रुपए पैसे को बचत और उसे एक बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सीख सकेंगे। आज हमारे पास दिलदार की कहानी है। दिलदार जो एक दिहाड़ीदार मजदूर है और भट्टे पर काम करता है। उसके रोज़मर्रा के अखराजात के चलते आने वाला कोई भी नया खर्च उसे बेहद परेशानी में मुब्तला कर देता है। चलिए बढ़ते हैं दिलदार की कहानी की तरफ। आ गए आप? पता है अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। सुबह से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया अम्मी को? जाहिर है डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और टाइम पे अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो हालत मजीद बिगड़ती जाएगी। अच्छा, एक तो सुबह से तपती धूप में काम करके ना बुरा हाल हो गया मेरा, और खाना भी नहीं दिया उन लोगों ने। जल्दी से खाना दो मुझे, चख चख शुरू हो जाती है इनकी। वैसे ना दिलदार, अम्मी की हालत बड़ी खराब हो रही है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या तो तुम ठीक रही हो? कल जाता हूँ, करता हूँ सरदार से बात। 4000 रुपये उधारी दे दे तो अम्मी का पित्ते का इलाज हो जाएगा। हाँ सही है, ये सही है। बात सुनो, अम्मी को दवाई दे देना। सुबह से मैं ही कर रही हूँ। अब मैं पहले सबा की कुर्ती बना लूँ, फिर दे दूंगी दवाई। अब्बू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। आप क्या सोच रहे हैं? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि और कर्जा उधार ले लूँ। हमारे दादू का ऑपरेशन भी हो जाएगा और घर के मसले भी हल हो जाएंगे। अब्बू, और कर्जा? अभी पहले वाला तो अता नहीं हो रहा। और कर्जा? मुझे पता है कि दादू का ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मज़ीद कर्जा ठीक नहीं। बेटा, फिर क्या करें? अब्बू, हम बैंक से कर्जा निकलवाते हैं। वहाँ हमें सूद की रकम भी कम से कम अदा करनी पड़ेगी। बेटा, बैंक वाले तो उनको लोन देते हैं जिनकी नौकरियां होती हैं, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं। मैं तो मज़दूर हूँ, कभी दिहाड़ लगती है कभी नहीं लगती। इसीलिए सोच रहा हूँ मालिक से और कर्जा ले लूँ, घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। तेरी बहन भी तो लोगों के घर में काम करती है, नहीं देखा जाता मुझसे। अब्बू, मालिक से कर्जा? फिर से? अब्बू, पहले इतना ज़्यादा कर्जा है, हम कैसे अता करेंगे? और आपको पता है कि फिर हमें पूरी उम्र उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। बेटा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कर्जा लेके दादू का ऑपरेशन भी हो जाएगा, और तेरी बहन भी तो लोगों के घर में काम करती है, वो भी तो टेंशन खाई जा रही है मुझे। एक दफ़ा कर्जा ले लूँगा, ये सारे मसले हल हो जाएंगे, मैं सुकून हो जाएगा घर में। खुदा बेहतर करेंगे, आप टेंशन न लें अब्बू। हाँ ले ही लो कर्जा।
कम से कम जिंदगी में सुकून तो हो जाएगा ना। पहले भी तो इतना कर्जा लिया हुआ है। और ये सबा की कुर्ती भी सिलाई हो गई है, मैं कल उसको दे आऊंगी। काम करती रहती है बेचारी हर वक्त, पहनने के लिए ढंग की कोई चीज ही नहीं है उसके पास। जी तो दोस्तों, आपने देखी दिलदार की कहानी। इस कहानी को देखने के बाद हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दिलदार अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात में घिरा है। वो सारा दिन बदनी मेहनत का काम करता है, लेकिन उसके एवज उसको चंद ही पैसे मिल पाते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी मुश्किल जो उसको लाहक है, वो उसकी वालदा की सेहत को लेकर है। डॉक्टर्स ने उसको 3 माह का अरसा दिया है, जिसके अंदर उनके पित्ते का ऑपरेशन करना जरूरी है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अब दिलदार कर्ज लेने के बारे में सोच रहा है, और क्यों ना सोचे, यहां बात उसकी वालदा की सेहत और जिंदगी की है। अब दिलदार को कर्जा लेना चाहिए या कुछ और बंदोबस्त करना चाहिए? मैं अपनी राय दूं इससे पहले हम चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या दिलदार को कर्जा लेना चाहिए? देखिए, कर्ज़ा लेना मैं नहीं समझता। बेहतर यही है कि मेहनत करे और अल्लाह पर भरोसा रख के इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। लोन लेना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, ले लेना चाहिए। क्योंकि मेहनत वो करेगा करेगा जब तक जमा होंगे, वालदा कहाँ से कहाँ निकल जाएंगी, तो लोन तो लेना चाहिए उसको। देखें सर, पहले तो ये करना चाहिए उसे कि कोशिश करनी चाहिए कोई अच्छी काम मिल जाए उसे। एट द मोमेंट तो मेरे ख्याल में उसका कर्ज़ा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वालदा बीमार है। अगर उन्होंने उसका इलाज ना करवाया तो ज़ाहिर है उनके हालात और ख़राब हो जाएंगे। क्या दिलदार के बेटे को काम करना चाहिए? यकीनन उनको भी अपने फैमिली के साथ देना चाहिए, उन्हें भी काम करना चाहिए, मेहनत मज़दूरी करना चाहिए। मेहनत में अज़मत है भाई। किसी से कर्ज़ उठाना मैं नहीं समझता कि बेहतर है, क्योंकि आज के दौर में आजकल कौन किसी का करता है। तो लिहाज़ा बेहतर यही है कि मेहनत करे, वो 2-4 रुपए कमाए और अपनी घर को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। अब डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के ऊपर। अगर बड़ा है तो स्टडी के साथ मेहनत भी करनी चाहिए, अगर नहीं कर सकता तो फिर स्टडी मस्ट है। उसे पढ़ना भी चाहिए और वालिद का सहारा भी बनना चाहिए। वो इस तरह करे कि मैनेज करे अपने आप को, कि सुबह वो क्लासें ले ले और शाम को वो ड्यूटी कर ले। क्या दिलदार की बेटी को और घरों में काम करना चाहिए या इसको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए? मैं बच्चियों के लिहाज से नहीं समझ में आता कि जी को वो मेहनत करे, क्योंकि अगर वो खुद माशाल्लाह सलामत है और उनके बच्चे भी माशाल्लाह बेहतर है, सलामत है, तो उन दोनों को बाप बेटे को मेहनत करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रख के अपना निज़ाम चलाना चाहिए। हाथ हाथ पढ़ी क्या ट्यूशन पढ़ाएगी, तो वही है जो उसको कर रही है वही करना चाहिए। देखें सर, जो औरत होती है वो मजबूरन ही बाहर जाती है। पहली तो बात ये है, कोई भी जानबूझ के या इस तरह नहीं बाहर जाता किसी के घर काम करने के लिए। तो उसे ये करना चाहिए, अगर उसे पॉसिबल है कि मैं, अगर वो आधा टाइम लगाती है उस घर काम करने के लिए, अगर उसे पॉसिबल है, उसकी अगर सेहत है, तो वो कर सकती है काम, ताकि उसका घर बेहतर हो सके। यार अगर तो वो पढ़ी लिखी है तो उसको अच्छी जॉब की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी जॉब की तरफ आएगी, सर्च करेगी, तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, और पैसे जब मिलेंगे तो ऑलरेडी वो इलाज करवाएगी। हमने काफी सारे लोगों से बातचीत की और सबने अपनी अपनी राय भी पेश की। मैं चाहूंगा कि मैं भी अपनी राय दे दूं। दिलदार अगर अपनी बेटी से कहे कि वो पढ़ाई के साथ साथ चंद घंटे मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, तो वो कुछ इजाफी रकम कमाने में उसकी मुआविन हो सकती है। या फिर दिलदार अपने ही भट्टे पर चंद इजाफी घंटे लगाकर कुछ इजाफी रकम कमाने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन मेरे नजदीक सबसे मुफीद मशवरा ये है कि दिलदार अपनी बीवी के सिलाई और कढ़ाई के हुनर को इस्तेमाल में लाए और उससे कहे कि वो काम करे। ऐसा करने से न सिर्फ वो अपने हुनर को जंग लगने से बचा सकेगी, बल्कि अपने शोहर का हाथ पिटाने में और चंद इजाफी रुपए कमाने में उसकी मुआविन होगी। साथ ही साथ दिलदार को चाहिए कि वो बैतुल माल से राब्ता करे और अपनी वालिदा के इलाज के लिए उनसे कुछ मदद मांगे। उसका बेटा हमीद ये दरख्वास्त लिखने में उसकी मदद कर सकता है। घर के रोजमर्रा अखराजात को चलाने के लिए सना बीबी जो सिलाई और कढ़ाई का कारोबार शुरू करेंगी, उसके लिए उनको सिर्फ एक सिलाई मशीन दरकार है जो उनके पास पहले से मौजूद है। सबा को चाहिए कि वो भी अपनी वालिदा के साथ बैठकर काम को देखे और सीखे और उनकी मुआविन हो सकती है। कुछ ही अरसे में वो कमेटी डाल के सिलाई कढ़ाई के कारोबार से कमाए गए पैसों से एक और मशीन खरीद सकती हैं और अपने कारोबार को बढ़ा सकती हैं।
अपनी तजावीज़ की रोशनी में हम चलते हैं और मिलते हैं रुखसाना बीबी से, जो सिलाई और कढ़ाई का कारोबार करती हैं। माशाल्लाह माँ जी, आपका तो लगता है सिलाई का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है बेटा। अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। चंद बातें हम आपसे पूछना चाहते हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे 30 से 35 साल हो गए हैं काम करते हुए। माशाल्लाह 30 से 35 साल से हाँ आप कर जी। रही हैं। तो इस काम से आपको बचत हो जाती है? कितने पैसे बचा पाती हैं आप महीने के? बस महीने के खर्चा निकाल के 15 से 20 हज़ार हो जाते हैं। 15 से 20 हज़ार की आपको बचत हो हाँ जाती जी, है। होती है। और खर्चे किस तरह के इस पे आते हैं और क्या खर्चे अखराजात होते हैं आपके? ये धागा है, बुकरम वगैरह, ये सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं और उन पे खर्चा आ जाता है 2000 तक। इस पे मतलब टोटल अगर हम लगाएं इसका अंदाज़ा, तो कितना खर्चा हो जाता होगा आपका? मतलब नलकियों का अलग से होता है, वो अगर मैं लूँ तो 15 की आ जाती हैं, बुकरम 2000 का आ जाता है। तो सुइयाँ वगैरह तो इतनी नहीं खैर होती। ठीक ठीक। जी। तो एक सूट की सिलाई माँ जी, अगर आप बुरा ना मनाएं, तो आप कितनी सिलाई लेती हैं एक सूट की? सिंपल सूट की तो मैं 800 तक लेती हूँ और जो फैंसी होता है उसके 1500 लेते हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क होता है? हाँ जी। जो फैंसी है वो उसके उसके आप नीचे लाइनिंग लगती है, मतलब पाइपिंग वगैरह होती है, तो उसके ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो सादे सूट के 800 लेते हैं। ठीक ठीक। तो आप खुश हैं अपने काम से, मतलब तसल्ली बख्श हैं? शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छा चल रहा है, तो खुश हैं। चलें, शुक्रिया माँ जी, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। हमें पता चला है कि एक फैंसी जोड़े की सिलाई तकरीबन 1500 रुपये है, जबकि सादा जोड़ा 700 से 800 रुपये में बाआसानी सिलाई हो जाता है। इन सब को तैयार करने के लिए सिर्फ सुई, धागा और बुकरम की ज़रूरत होती है। अगर एक धागे की कीमत 20 रुपये के हिसाब से लगाई जाए तो वो 2000 रुपये के 100 मिलेंगे, लेकिन बाजार में 100 धागों की कीमत तकरीबन 1500 रुपये है। ऐसा करने से 500 रुपये बचाए जा सकते हैं। सुई की कीमत 300 रुपये का पैकेट और बुकरम 5 मीटर तकरीबन आपको 2000 रुपये में मिल जाती है। अब हम अपने शो के एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिसमें हम सीख सकेंगे कि किस तरह से हम अपनी आमदन को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऐसा करने का मकसद ये है कि हम बचत कर सकें। सबसे पहले हम अपनी आमदन को बचत, इखराजात और असासों में तकसीम करेंगे। अब अपनी आमदनी पर गौर करें और अंदाज़ा लगा लें कि आप एक माह में कितने पैसे कमा लेते हैं, और अगर आपके घर में एक से ज़्यादा कमाने वाले हैं तो उनकी आमदन को भी इसमें शामिल कर लें। फिर अपने अखराजात की तरफ देखिए और इन दोनों में फ़र्क करके आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप माहाना कुछ बचत कर पाते हैं या नहीं। फिर इस बात पर गौर करें कि कुछ इजाफी रकम कमाने के लिए आप क्या इकदामात कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ असासे हैं जैसे कि फ़ोन, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, तो आप कैसे उनको इस्तेमाल में लाकर कुछ इजाफी रकम कमाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने अखराजात और अपनी आमदन पर सही तरह से गौर कर पाएंगे। और ये सब करने के बाद अगर आपको ये पता चले कि आपके अखराजात आपकी आमदन से ज़्यादा हैं, तो फिर अपने अखराजात पर गौर करें, अपने बजट को कंट्रोल करें और बचत करें। अब अपनी और आपकी मज़ीद आसानी के लिए और बेहतर तौर पर समझने के लिए हम दिलदार की कहानी को मिसाल के तौर पर लेते हैं और देखते हैं कि उसकी माहाना आमदन क्या है, उसके अखराजात क्या हैं और क्या वो इन तंगदस्ती के हालात में भी कुछ बचत कर पाता है या ज़्यादा खर्च कर देता है। दिलदार की कुल आमदन है 20,000 रुपये। उसके घर का किराया 5,500 रुपये, उसके बच्चे के स्कूल की फ़ी 3,000 रुपये, बिजली का बिल तकरीबन 3,500 रुपये, उसका खाने पीने का खर्चा जिसमें फल, सब्जियां, गोश्त, दालें मिला के तकरीबन 6,000 रुपये, LPG का खर्चा 2,000 रुपये और बीमारी की सूरत में दवाई और डॉक्टर का खर्च तकरीबन 4,000 रुपये। कुल मिला के दिलदार की माहाना आमदन सिर्फ 20,000 रुपये है, जबकि उसका माहाना खर्च तकरीबन 24,000 रुपये। अब उसको हर माह 4 से 5,000 रुपये अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कर्ज के तौर पर लेने पड़ते हैं। और इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब गुलाम को अपनी वालिदा के इलाज के लिए
50,000 रुपये भी जमा करने हैं। ऐसा करने के लिए वो कर्ज की तरफ जा तो सकता है, लेकिन उस कर्ज की रकम को चुकाने के लिए उसको काफ़ी वक्त भी लगेगा और उसको चुकाना मुश्किल भी होगा, जो बज़ाहिर कुछ वक्त के लिए तो उसका मसला हल कर देगा, लेकिन आगे चल के वो कर्ज की रकम उतारते उतारते शायद सिर्फ सूद उतारता रहेगा। अब अगर हम दिलदार की कर्ज लेने वाली बात पर गौर करें तो बज़ाहिर वक्ती तौर पर तो उसका मसला हल हो जाएगा, लेकिन आगे चल के उसको सूद की रकम अदा करते करते काफ़ी वक्त लग जाएगा। दिलदार की मदद के लिए हम बैतुल माल के फॉर्म की तरफ देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से दिलदार और उसका बेटा इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे ताकि उससे हासिल होने वाली रकम से वो अपनी वालदा का इलाज करवा सकें। आपकी मज़ीद मदद के लिए हमारे पास कुछ फॉर्म्स भी हैं जो हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी। आप ये फॉर्म्स ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं। इनकी मदद से आप अपने अखराजात और अपनी आमदन पर गौर कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, फॉर्म्स हासिल करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीशान रियाज। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।